हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के मॉड्यूल ए इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का चैप्टर नंबर 4 रोल ऑफ मनी मार्केट, डेट मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट इसको पढ़ेंगे। और साथ ही इसके जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हैं, ये मैंने लास्ट ईयर पढ़े थे। वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आए थे। तो पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद अब हम इस पे आएंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम ख़राब किए फटाफट से अपने टॉपिक को क्लियर करते हैं। ये वाला टॉपिक एक्चुअली अभी मैं सीआईबी की तैयारी कर रही हूँ, तो सीआईबी में भी ये टॉपिक है, तो इसके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। तो चलिए इनको फटाफट से रीड करते हैं। मनी मार्केट प्रोडक्ट। मनी मार्केट में क्या है? मनी मार्केट इट इज़ अ मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज ऑफ हैविंग मेच्योरिटी नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर आर ट्रेडेड। मतलब मनी मार्केट में क्या है? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट डील करते हैं, है ना। मनी मार्केट सीधा सा याद रखिए, मनी मार्केट होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब होता है लेस देन 1 ईयर। अब लेस देन 1 ईयर, इसके बाद क्या है? इसमें एक आता है, आपने पढ़ा होगा आईबीपीएस के टाइम पे भी, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, है ना। तो अब ये क्या है? इंटर बैंक मनी मार्केट प्रोडक्ट। मतलब क्या है कि जो बैंक है या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो एक दिन के लिए, मतलब कितने कम टाइम के लिए फंड है जो बोरो कर सकते हैं, उसी को ये डिसाइड किया गया है। ये क्या है? जैसे कॉल मनी हो गया, नोटिस मनी, टर्म मनी। कॉल मनी है रेफर टू ओवरनाइट, 1 डे प्लेसमेंट, एक दिन के लिए, है ना। और जो नोटिस मनी है 2 to 14, है ना। टर्म मनी है मोर देन 14 बट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। इसको आप सीधे से ऐसे याद कर सकते हैं, रफ वे में बता रही हूँ। CN और T, मतलब कॉल मनी हो गया 1, नोटिस 2 to 14 और टर्म मनी है मोर देन 14। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे, है ना। ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ये क्या है कि आप कितने टाइम के लिए मनी बोरो कर सकते हैं। आपसे मतलब यहाँ पे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कॉल है CNT से याद रखिएगा इसको, C कॉल, N नोटिस, T टर्म। तो जो कॉल है वो 1 डे के लिए, नोटिस 2 to 14 और जो टर्म है मोर देन 14। अब यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनता है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन कॉल एंड मनी मार्केट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन मैथडोलॉजी। अब यहाँ पे क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो लगभग लगभग एग्जाम में ऐसा ही रहेगा। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे जो भी प्रैक्टिस सेट में हम क्वेश्चन अभी देख रहे हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इन कॉल और मनी मार्केट, है ना, कॉल और नोटिस मनी में कैलकुलेट होता है, वो कौन सी मैथोलॉजी पे बेस्ड होता है। गिवन इन द, इसका जो करेक्ट आंसर है, गिवन इन द हैंडबुक ऑफ मार्केट प्रैक्टिस इशूड बाय फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिमडा। फिमडा मतलब क्या होता है? फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट, फिक्स्ड इनकम मनी, FIMM, यानी कि फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जो इंटरेस्ट रेट होती है वो कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो कौन दिखता है उसको? फिमडा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। दूसरा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि बैंक है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो कितना बोरो कर सकती हैं और कितना लैंड कर सकती हैं। ये जो ऊपर मैंने शॉर्ट में एक टेबल बनाई हुई है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम इस टेबल को देखेंगे। ये टेबल मैंने ना RBI के सर्कुलर से निकाली थी, और उसके बाद हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो एग्जाम में कैसे बनेंगे वो देखेंगे। चलिए फटाफट से देखते हैं। स्केड्यूल बैंक, RRB नॉट इंक्लूड, इसमें RRB इंक्लूड नहीं है। वो ये ऊपर ये बोरो लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लैंड लिखा हुआ है। ये कितना बोरो कर सकती है? स्केड्यूल बैंक है जो भी नेशनलाइज बैंक है ना। स्केड्यूल बैंक वो होती है जो RBI के सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934, हाँ RBI एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में जो है बैंक, उनको लिस्टेड है, उनको स्केड्यूल बैंक कहते हैं। तो ये कितना बोरो कर सकती हैं? 100% बोरो कर सकती हैं। लैंड उधार कितना दे सकती हैं? 25 या 50%। दूसरा, कॉरपोरेटिव एंड डेवलपमेंट बैंक, ये कितना बोरो कर सकती हैं? 2%। लैंड कितना कर सकती हैं? कुछ भी नहीं, नील। प्राइमरी डीलर, ये कितना बोरो कर सकते हैं? 2 to 5, यानी कि 225% बोरो कर सकते हैं। और लैंड कितना कर सकते हैं? 25%। ये टेबल आप इसको अपने माइंड में सेट करिएगा, क्योंकि ये जो टेबल है ये तो मैंने सर्कुलर से निकाली है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से फॉर्मेट में लिखा हुआ है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। स्केड्यूल बैंक
दूसरे पे कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट बैंक, तीसरे पे प्राइमरी डीलर। ये कितना बार ऊपर वाला जो शेड्यूल है वो कितना 100% बोरो कर सकती है ना, और दे कितना सकती है 25 या 50, और जो प्राइमरी डीलर है वो 2 to 5 और दे 25 ही दे सकती है। और जो कॉर्पोरेटिव या डेवलपमेंट बैंक है वो दे कुछ भी नहीं सकती, बोरो कर सकती कितना, वो भी सिर्फ 2%। अब इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे। चलो चलिए, ये वाला मैंने आपको बता दिया कि जो रेट है कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी में, वो कौन कैलकुलेट किसके द्वारा किया जाता है, फिम्डा के द्वारा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट है अब उनको देखेंगे। ठीक है, द लैंडिंग एंड बोरिंग ऑफ फंड बिटवीन बैंक फॉर वन डे ओवरनाइट इज कॉल्ड। अभी मैंने आपको बताया CND वाला फॉर्मूला, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। कॉल मनी का कितना था, वन डे, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका डी। फिर अब आता है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट द बैंक आर परमिटेड टू बोरो नॉर्मली इन कॉल और नोटिस मनी मार्केट। अभी मैंने आपको टेबल बताया था ना कि क्या था टेबल में, कि जो पहले तो ये पूछा कि कॉल और नोटिस मनी और टर्म मनी मतलब कितने कितने दिन के लिए इनका जो ड्यूरेशन रहता है वो था। दूसरा क्या, इनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कौन कौन के द्वारा किया जाता है, फिम्डा के द्वारा। तीसरा कि अब जो ये कॉल और नोटिस मनी मार्केट हैं इनके अंदर जो बैंक है वो कितना बोरो या लैंड कर सकती हैं। तो उसमें क्या पूछा है, कौन सी टेबल के थ्रू हम जाएंगे, तो एक सेकेंड में अपना टेबल वाला पेज निकालती हूँ, फटाफट से निकलो, फटाफट से। आ गया। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट दैट द बैंक, अब बैंक कौन सी होती है, स्केड्यूल बैंक। अब स्केड्यूल बैंक का क्वेश्चन क्या था, आर परमिटेड टू बोरो। बैंक यहाँ पे अपने आप अंडरस्टूड है, स्केड्यूल बैंक की बात हो रही है। अब वो बोरो कितना कर सकते हैं नॉर्मली, हमने बोरो की टेबल में जाएंगे, यहाँ पे कितना है 100%, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100%। ठीक है ना, थोड़ा सा इनकन्वीनियंट आपको लग रहा होगा बट ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी फॉर्मेट में पता लग जाए, क्योंकि बुक ना आप देख रहे हैं कितनी मोटी है। अब इसको पढ़ने बैठेंगे ना तो अभी इतना टाइम नहीं है कि इसको इतनी जल्दी से आप पढ़ पाएँ। तो फटाफट से अपने क्वेश्चन यहाँ टेबल से आपने सर्च किया, क्या सर्च किया कि जो बैंक नॉर्मली बैंक कौन सी बैंक की बात हो रही है, स्केड्यूल बैंक की, वो कितना बोरो कर सकती है, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 100%, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेटिव बैंक कैन बोरो एज परसेंटेज ऑफ देयर एग्रीगेट डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर इन द कॉल और नोटिस मनी मार्केट। अब देखिए ना क्वेश्चन को कैसा मतलब इन्होंने बनाया है, थोड़ा सा लैंग्वेज बढ़ा दी है कि एग्रीगेट डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द ये इतना। एग्जाम में भी ऐसा ही आएगा, चीज़ें घुमाएंगे, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ा है ना तो आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो मैंने अभी बताया था टेबल के अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट, अब इसमें पूछो कौन सी बैंक का है, कॉर्पोरेटिव बैंक। कॉर्पोरेटिव बैंक का मैंने आपको बताया था कि वो कितना, इसमें क्वेश्चन बोरो पूछा है लैंड, ये आपको देखना पड़ेगा, बोरो पूछा है, कॉर्पोरेटिव बैंक बोरो। ठीक है, तो कितना बोरो कर सकते हैं टेबल में देखिए, कॉर्पोरेटिव बैंक बोरो के नीचे जाइए कितना 2%, और लैंड याद रखिएगा जो कॉर्पोरेटिव बैंक है वो लैंड कुछ भी नहीं कर सकती नील, लेकिन बोरो कितना कर सकती है 2%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट सी 2%। आ गया आपका आंसर। ठीक, यहाँ तक तो आपका क्लियर होता है ये वाला टॉपिक कि जो कॉल नोटिस और मनी मार्केट है, कॉल नोटिस और टर्म मनी इनमें आप कितना ड्यूरेशन के लिए लेते हैं, प्लस इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है, फिम्डा, और प्लस तीसरा कौन सा कि इनके अंदर बैंक कितना बोरो या लैंड कर सकते हैं, तो वो आपको टेबल मैंने बताई है। एक बार इसको टेबल को आप फिर से देख लो कि जो स्केड्यूल बैंक है, फर्स्ट पे स्केड्यूल बैंक RRB नॉट इंक्लूड, कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट बैंक तीसरे पे प्राइमरी डीलर। टेबल में जाएंगे तो बोरो लैंड में क्या है, ये 100%, ये 2550, ये 2 225 25। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक टॉपिक है वो जो है वो क्लियर हो गया है। अब दूसरा आता है ट्रेजरी बिल। टी बिल आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू RBI, सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड जीरो कूपन बॉन्ड, इशूड एट डिस्काउंटेड प्राइस। अब एक टाइप ऑफ टी बिल 91, 182, 364, याद रखिएगा ये हमने IBPS के टाइम पे ये पढ़ रखा था कि 3 टाइप के होते हैं 91, 182, मैंने तो इसी फॉर्मेट में याद किया था कि 91, 182, 364। तो सेम यहाँ क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ट्रेजरी बिल आर इशूड बाय गवर्नमेंट टू बोरो मनी विद अ मेच्योरिटी पीरियड of less than 190 day, 91 day, 182 day,
364। अब आप इसमें देख रहे होंगे सब लगभग एक जैसे हैं, लेकिन इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना उसमें क्या लिखा है लेस देन 91, तो लेस देन वाला नहीं है। कितना लेना है 91, 182, 364। तो आंसर कितना हो जाएगा सी 224। 2 में आ जाएगा आपको 91, फिर आएगा 182 और 364। ये लेस देन वाला आंसर नहीं है, इसलिए वाला ऑप्शन हम चूज़ नहीं करेंगे जिसमें ऑप्शन एक दिया हो। तो आंसर हो जाएगा इसका 224, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे है और सर्टिफिकेट ऑफ कमर्शियल पेपर है। दो चीज़ें हैं, एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और दूसरा है कमर्शियल पेपर। चलिए पहले हम इसको नोट्स के थ्रू देखते हैं, फिर हम इसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे। कमर्शियल पेपर, इट इज़ इशूड बाय कॉर्पोरेट प्राइमरी डीलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। Net worth of issuing company should be minimum 4 crore and should have a credit rating of minimum P2. Maturity period 7 day to 1 year. एक बात आप याद रखिएगा, जो CP है और CD है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर, तो जो कमर्शियल पेपर है, कमर्शियल यानी कि कंपनी, COM, COM मतलब होता है कंपनी। कमर्शियल पेपर है जो वो क्या होते हैं, ये ऐसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल पेपर जो कि कंपनियां बाजार से पैसा उठाने के लिए इशू करती हैं। कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है, कंपनी। कंपनी मतलब हो गया यहाँ पे कॉरपोरेट, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो हो गया। अब कैसी कंपनी कर सकती है, तो उसका जो मिनिमम नेटवर्थ है वो कितना होना चाहिए 4 करोड़, ये आपको माइंड में रखना है। कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है, कंपनी। और इनका जो नेटवर्थ है, कौन सी कंपनी इशू करती है, जिनका नेटवर्थ मिनिमम 4 करोड़ हो और रेटिंग कितनी हो, मिनिमम P2। और मैच्योरिटी पीरियड सेम जो FD का रहता है ना अपने यहाँ, वही 7 day to 1 year। कितना 7 day to 1 year। और ये कितने कमर्शियल पेपर हैं, वो 5 लाख और दे आर मल्टीपल। डिनोमिनेशन ऑफ CP कितना हो गया 5 लाख, लेकिन डिनोमिनेशन ऑफ CD यानी सर्टिफिकेट डिपॉजिट कितना होता है 1 लाख। ये दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। इशूड इन द डीमेट फॉर्म और प्रोमिसरी नोट एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसको कौन इशू करता है, इट इज़ सिमिलर टू CP, बट ये कौन इशू करता है, बैंक। देखिए दोनों को एक मैं मतलब सिंपल अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ। कमर्शियल पेपर इशू करती है कंपनी, ठीक है, COM यानी वो है कंपनी, ठीक है। और जो कमर्शियल पेपर है ये 5 लाख और देयर मल्टीपल में इशू होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सर्टिफिकेट डिपॉजिट है वो कौन इशू करता है, बैंक। हाँ, और इसका जो है ना डिनोमिनेशन वो 1 लाख है। बैंक का ए बैंक है और दूसरा क्या 1 लाख है, उधर कंपनी है और कितना है 5 लाख। लेकिन मेच्योरिटी पीरियड दोनों का सेम है 7 day to 1 year। बाकी ये पॉइंट इसमें भी सेम है कि डीमेट फॉर्म में है और प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में इशूड होती है, और ये भी नेगोशिएबल है। डिफरेंस क्या था, कमर्शियल पेपर कंपनी इशू करती है और 5 लाख के मल्टीपल में, जबकि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक इशू करती है, ये किसके मल्टीपल में 1 लाख के में मल्टीपल में। और मैच्योरिटी पीरियड दोनों का सेम होता है 7 day to 1 year। चलो फटाफट इसका एक हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आ जाओ, हाँ, सर्टिफिकेट डिपॉजिट इशूड एट अ डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा था उससे कैसे क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट फॉर विच सर्टिफिकेट डिपॉजिट कैन बी इशूड, 1 लाख। CD के लिए 1 लाख अभी बताया मैंने आपको। मैच्योरिटी फिर इसका वही है, आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैच्योरिटी पीरियड कितना रहता है CD का 7 day to 1 year, ठीक है। अब क्या है, कमर्शियल पेपर कैन बी इशूड बाय कंपनी हैविंग क्या 4 करोड़ नेटवर्थ मैंने बताया था, और P2 वाला इसमें दिया नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2। लोन अकाउंट इन स्टैंडर्ड कैटेगरी, एक ये इसमें नया पॉइंट भी ऐड हुआ है। एक तो कमर्शियल पेपर कौन करता है, कंपनी। कौन सी कंपनी, जिसका नेटवर्थ मिनिमम 4 करोड़ हो और लोन अकाउंट उसके सारे स्टैंडर्ड कैटेगरी में हो। ऐसा नहीं है कि सब स्टैंडर्ड कैटेगरी, आपने NPA वाला जो स्टैंडर्ड वाला जो टर्म है आपने उसमें पढ़ा हुआ NPA वाले चैप्टर में, कि स्टैंडर्ड कैटेगरी होता है, फिर अच्छे जो लोन है वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में आते हैं, जो फिर ड्यू होने लगते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट में आ जाता है। उस तरह से वो क्लासीफाई होते हैं, वो फिर अपन दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे NPA वाले में ही। फिलहाल यहाँ पर अभी हमें कमर्शियल पेपर को देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट फॉर विच कमर्शियल पेपर कैन बी इशूड। तो वही बताया था अभी, 5 लाख कमर्शियल पेपर, 5 लाख पेपर से 5 याद रखिएगा, 5 लाख एंड नो सीलिंग ऑफ मैक्सिमम। इसका भी मैच्योरिटी पीरियड कितना रहता है 7 day to 1 year, सेम एज CP और CD का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो सेम रहेगा 7 day to 1 year।
बदलेगा क्या अमाउंट, सीडी में 1 लाख, सीपी में 5 लाख। और सीडी बैंक इशू करती है, सीपी कमर्शियल सॉरी कंपनी, जो कमर्शियल पेपर है वो कंपनी इशू करती है, और सीडी है वो बैंक इशू करती है। सीडी बैंक, सीपी कंपनी। ये हुआ यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें कुछ और क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक हैं आगे जो क्वेश्चन है वो दूसरे टॉपिक पे बेस्ड हैं, ये क्वेश्चन अभी हम बाद में करेंगे। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कौन सा एक जो अभी मेरे को इम्पोर्टेंट लगा था। एक ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ डेटेड सिक्योरिटी की रेंज रहती है 1 ईयर टू 30 ईयर। ठीक है, याद रखिए डेटेड सिक्योरिटी की जो मैच्योरिटी पीरियड वो कितना रहता है 1 ईयर टू 30 ईयर। एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, NDSOM। NDSOM ये क्या है, ये एक तरह का ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है जो कि ऑपरेट बाय RBI फॉर एक्सचेंज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। पहले क्या होता था, जब ये सब कुछ मैनुअली होता था वहाँ पे क्या होता था, सब पेपर वर्क होता था। लेकिन फिर जब ये धीरे धीरे जब चीज़ें ऑनलाइन आई तो एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, उसको बोला गया NDSOM। NDSOM मतलब होता है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग। ये अगस्त 2005 में लॉन्च किया गया था। किसके लिए, एक तरह का ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम है जिसको कौन ऑपरेट करता है, RBI। किसके लिए, एक्सचेंज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये लिबोर और लंदर इंटरबैंक ऑफर रेट एंड मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। ये वाला टॉपिक ना हम नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। फ़िलहाल आप इतने को करिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जो रिमेनिंग टॉपिक और इस टॉपिक के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं उसको हम देखेंगे। और प्लीज़ मुझे इस वीडियो को देखने के बाद मुझे बताइए आपको कौन कौन से टॉपिक और आगे पढ़ने हैं, या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, एटलीस्ट मुझे इतना तो पता लगे जो मैं आपको बता रही हूँ आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं। ओके, थैंक यू।